हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एजुड्रीम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था इस चैप्टर के, और जहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, यानी हाफ ऑफ चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर के अंदर केवल हमें सॉलिड से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर, जिसके अंदर हमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखना था, और एक चीज हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है वो रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल से होता है। यूनिट सेल के अंदर जिस पोजीशन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन पोजीशन को हम लैटिस साइट बोलते हैं। अब हमारे यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पर हमने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल को क्लासिफाई किया था, जिसमें से हमारा फर्स्ट यूनिट सेल था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फोर्थ एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड फिफ्थ था हमारा एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन सभी टाइप के यूनिट सेल के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस भी पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर्ड के केस में हम जानते हैं कि फेस सेंटर्ड के केस में सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर के अलावा ईच फेस पे प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रेजेंस के बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट है। अब जब भी किसी भी यूनिट सेल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने केवल लैटिस साइड पर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम आइडल यूनिट सेल बोलते हैं। तो आइडल यूनिट सेल क्या होते हैं? आइडल यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जहां पर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर यानी अपनी लैटिस साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और इन यूनिट सेल से यानी आइडल यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से ही हमारे आइडल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा माना जाता है कि ये आइडल क्रिस्टल केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ये टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा, यानी थोड़े से टेम्परेचर को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये अपनी लैटिस साइड को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर या यूनिट सेल के अंदर किसी भी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करें या किसी भी कारण से टेम्परेचर राइज हो, तो ये यूनिट सेल को छोड़ करके यूनिट सेल से बाहर निकल सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में हमारे यूनिट सेल के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट का जनरेशन होगा, और ऐसे यूनिट सेल जहां पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके किसी अदर पोजीशन पे प्रेजेंट हो गए हो, किसी अदर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया हो, या वो यूनिट सेल से निकल गए हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम डिफेक्टेड यूनिट सेल कहते हैं। और डिफेक्टेड यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से जो क्रिस्टल बनेगा वो हमारा डिफेक्टेड क्रिस्टल होगा। अब यहाँ पे ये जो डिफेक्ट का जनरेशन है ये डिफरेंट टाइप से हो सकता है, डिफरेंट टाइप के, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास आयनिक क्रिस्टल भी होते हैं और नॉन आयनिक क्रिस्टल भी होते हैं, और इन हर एक क्रिस्टल के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनका रेशियो भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो एक सॉलिड के अंदर कितने टाइप से इन डिफेक्ट का जनरेशन हो सकता है, यही हमें हमारी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के अंदर देखना है। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के अंदर हमें 2 टाइप के डिफेक्ट को देखना है, एक है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और नेक्स्ट है एटॉमिक या क्वांटम डिफेक्ट। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का जो जनरेशन होता है ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसी भी सॉलिड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो उससे
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। टेट्रावैलेंट सिलिकॉन, सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है ये 4 होती है और इसे हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो सिलिकॉन ये हमारा 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से। ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन सॉलिड हम सपोज करते हैं। इस केस में जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे होगा क्या कि ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है किसी एक सिलिकॉन के साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक सिलिकॉन के साइड अट्रैक्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, इस सिलिकॉन पे एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्योंकि ये सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल के अंदर हमें 2 टाइप के चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, एक निगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो इस बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स का जनरेशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ये होगा हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण जो कंडक्टर का जनरेशन होगा वो होगा हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन दोनों टाइप की सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप की सेमीकंडक्टर को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। फिलहाल हमें केवल इतना ही जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का जो जनरेशन होता है ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल में हमने सिलिकॉन को लिया है। सिलिकॉन के क्रिस्टल को जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक सिलिकॉन की ओर मूव कर जाता है, जिससे एक सिलिकॉन पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और दूसरे सिलिकॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होगा वो दोनों टाइप से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हो सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऐसे कंडक्टर को हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसे हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक या क्वार्क डिफेक्ट। क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल और दूसरे टाइप के क्रिस्टल होते हैं हमारे पास नॉन आयोनिक क्रिस्टल। तो इन दोनों टाइप के क्रिस्टल के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के क्वार्क डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट की स्टडी करनी है। नॉन आयोनिक क्रिस्टल के अंदर हमें 2 टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और नेक्स्ट डिफेक्ट होता है इंटर स्टीशियल डिफेक्ट। आइए 1 बाय 1 वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम आयोनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एबी टाइप का क्रिस्टल है। ये हमारा क्रिस्टल में हमारे क्रिस्टल में एबी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज है। अब उस केस में क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करेंगे या किसी भी कारण से क्रिस्टल के अंदर या क्रिस्टल के पास टेम्परेचर राइज होता है तो वैसे ही उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वैकेंसी का जनरेशन होगा। मीन्स इस क्रिस्टल लैटिस से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएंगे। तो उस केस में होगा कि यहाँ पे ये वैकेंसी का जनरेशन हो गई है और वैकेंसी के जनरेशन से क्रिस्टल में जो भी डिफेक्ट का जनरेशन होता है उस डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब इस केस में होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का क्रिएशन हो चुका है और जैसे ही वैकेंसी का क्रिएशन होगा ये जो हमारा ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये भी यहाँ पे मूवमेंट को शो कर सकता है।
ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये भी मूवमेंट को शो कर सकता है, और इस वैकेंसी के आसपास के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये डिफरेंट मूवमेंट को शो कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा स्पेस है, ये जो वैकेंसी, इस वैकेंसी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वैकेंसी हमारे सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ये इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या होगा, अब सपोज करते हैं इस एपी टाइप के क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी 6 है और बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी 6 है। उस केस में क्या होगा, इन एबी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास भी हमें क्या होगा, कुछ मास मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का क्रिएशन हो चुका है और हमारे ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एक दोनों ही क्रिस्टल लैटिस से हमारे बाहर निकल चुके हैं, तो अब क्या हमें एग्जैक्टली फिर से वही नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेंगे? वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मीन्स हमारे क्रिस्टल लैटिस का जो भी मास होगा वो इन वैकेंसी के क्रिएशन से मास हमारा कम हो जाएगा। अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस का मास कम हो जाएगा तो वहां पे उस क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। अब इस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल चुके हैं, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस भी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और मास भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, और मास के डिक्रीज होते ही यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस केस में भी हम एक क्रिस्टल को अज्यूम करते हैं, हमारा क्रिस्टल एबी टाइप का क्रिस्टल है और एपी टाइप के क्रिस्टल में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर मैं इनको इस तरीके से कवर कर दूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये जो स्पेस हमें दिख रहा है, इस स्पेस को हमने क्या बोला था, वॉइड्स बोला था, और इन्हीं वॉइड्स को ही हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। होगा क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस क्रिस्टल लैटिस से तो बाहर नहीं जाएंगे, बट कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा इस क्रिस्टल लैटिस से अपनी पोजीशन को छोड़ करके इन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। मीन्स जैसे ही हमने टेम्परेचर को राइज किया, यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे अपनी पोजीशन को फ्री करेगा और जा करके वो इस इंटरस्टिशियल साइट को गेन कर लेगा। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेने से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसे ही हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। मीन्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के केस में होगा क्या कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल साइट में इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब उस कारण से होगा क्या, क्रिस्टल लैटिस पर इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि इस केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को केवल फ्री किया है, क्रिस्टल लैटिस से बाहर तो नहीं गया है। मीन्स क्या हमारे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी पर कोई इफेक्ट आएगा, डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी भी हमारे पास उतने ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं भी हमारा क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गया है। तो ना तो हमारे क्रिस्टल लैटिस का मास चेंज होगा और ना ही हमारे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी चेंज होगी। तो उस केस में क्या होगा, जो डेंसिटी होगा ये हमारा
कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी क्रिस्टल की चेंज नहीं होगी। बट क्योंकि यहाँ से तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चला गया है, तो उस केस में यहाँ पे तो एक फ्रीक्वेंसी का जनरेशन हो गया है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी क्रिस्टल लैटिस की, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्रिस्टल लैटिस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया है, जिसके कारण यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का जनरेशन हो गया, और इस फ्रीक्वेंसी के जनरेशन से ये जो हमारे आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस फ्रीक्वेंसी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी को ऑक्यूपाई करेगा तो वो इस पोजीशन को तो ऑक्यूपाई कर लेगा, बट यहाँ पे वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा, और थ्रू आउट क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये वैकेंसी इसी तरीके से हमारा मूवमेंट को शो करेगा, जिससे क्रिस्टल लैटिस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉन आयोनिक क्रिस्टल के अंदर हमने दो टाइप के डिफेक्ट को देखा, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो रही थी और डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, बट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट थी, डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आया था, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये दोनों ही टाइप के डिफेक्ट में हमने एक चीज कॉमन देखी है कि ये डिफेक्ट का जनरेशन केवल तभी होगा जब यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होगा, यानी टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा ये डिफेक्ट हमें क्रिस्टल लैटिस के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए इन दोनों ही डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या थर्मल डिफेक्ट भी बोलते हैं। आइए देखते हैं डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल और दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल जहाँ पे रेशियो हमारा फिक्स होता है बिटवीन केटायन एंड एनायन। आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं 11th क्लास से, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है वो केटायन एंड एनायन के कॉम्बिनेशन से होता है, और स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर इन एनायन और केटायन का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। मींस जितने भी केटायन होंगे, सपोज करते हैं हमारे यहाँ पे केटायन 100 है, तो एनायन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये 100 ही होगा। मींस जितने केटायंस होंगे उतने ही यहाँ पे एनायंस प्रेजेंट होंगे। बट नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर होगा क्या कि यहाँ पे केटायन और एनायन का जो रेशियो है वो रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। हो सकता है कि केटायन हमारे पास 99 ही हो और एनायन हमारे पास 100 हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे पास केटायन तो 100 हो बट जो एनायंस है वो 99 हो। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक के केस में यहाँ पे जो एनायन और केटायंस की जो रेशियो होती है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, जबकि स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर एनायन एंड केटायन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर हमें दो टाइप के डिफेक्ट्स को पढ़ना है, एक है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट और नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। आइए वन बाय वन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट को देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल के अंदर आइए सबसे पहले अपना डिफेक्ट देखते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हमें मिलेगी। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे उस केस में होगा कि इस क्रिस्टल लैटिस से कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से बाहर जाएगा, ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए अपोजिट चार्ज का कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिर से वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर जाएगा, और जैसे ही यहाँ से हमारा अपोजिट चार्ज का क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से बाहर जाएगा, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर चार्जेस क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो हमारे क्रिस्टल लैटिस से बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज का
जनरेशन हो जाएगा और इन वैकेंसी के जनरेशन से जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। सेम ये वैसे ही है जैसे हमने नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट को देखा था। वहां पे भी हमने देखा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये क्रिस्टल लैटिस से अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाते हैं। सेम वही चीज हमें शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर ही पढ़नी है, बट दोनों में डिफरेंस इतना है कि वो हमने नॉन आयोनिक क्रिस्टल के लिए पढ़ा था और ये हमारा जो डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ये एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हमने हीट किया, हीट करते ही यहाँ पे होगा हमारे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाएंगे और वहां पे एक वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। अब जैसे ही वैकेंसी का जनरेशन होगा उस केस में होगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पहले जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे उनके कंपैरिजन में नंबर्स कम हो गए हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे डिक्रीज हो जाएगी? हम सपोज करते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे। जैसे ही टेम्परेचर को हमने राइज किया, क्योंकि हमारा एक सोडियम और क्लोरीन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले गए हैं, तो वैकेंसी जनरेट होते ही यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की केवल 5 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो उस केस में होगा क्या? मास हमारा पहले से कम हो गया। अगर मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस की डिक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्टकी इफेक्ट के अंदर क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी होती है ये डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, वैकेंसी का जनरेशन हुआ है और वैकेंसी के जनरेशन होते ही उस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हमारी इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करता है तो वैकेंसी यहाँ ट्रांसफर होगी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेगा तो वैकेंसी इधर ट्रांसफर होगी। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल के अंदर इन वैकेंसीज की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारे क्रिस्टल लैटिस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इंक्रीज हो जाएगी। हमने दो चीज देखी कि शॉर्टकट इफेक्ट से हमें कौन से दो रिजल्ट मिलेंगे। पहला डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट शॉर्टकट इफेक्ट हमें लिथियम क्रिस्टल्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और जो क्रिस्टल हमारी इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उन्हीं क्रिस्टल के अंदर हमें शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला, क्योंकि इस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो किसी इंटरस्टिशियल साइट को तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर जा रहा है और क्रिस्टल लैटिस से बाहर वो केवल उसी कंडीशन में जा सकता है जिस केस में केटायन की जो साइज है, मींस साइज ऑफ केटायन ये कंपेरेबल हो साइज ऑफ एनायन के। मींस वो क्रिस्टल जिनके अंदर केटायन और एनायंस की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है, कंपेरेबल होती है, वो क्रिस्टल हमारे शॉर्टकट इफेक्ट को शो करेंगे। अगर हमारे केटायन और एनायन की साइज इक्वल होगी तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। कैसे, हम ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे केटायन की साइज इक्वल है एनायन की, सपोज करते हैं हमारे केटायन की साइज है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से घिरा होगा। अगर हमारे केटायन की साइज बड़ी होगी तो इसकी साइड में जो हमारे एनायंस होंगे वो ज्यादा क्या करेंगे, स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर हमारे केटायन की साइज इतनी होगी तो इस केस में क्या यहाँ पे ज्यादा हमारे केटायन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो
शॉर्टकी डिफेक्ट केवल उन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है जहां पे केटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हो और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। उन क्रिस्टल्स के अंदर हमें शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी जनरेट होंगी और वैकेंसी के जनरेट होने से डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड यानी हमारे अल्कलाइन मेटल्स के सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट में केवल सिल्वर ब्रोमाइड ही है जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करता है। अब ये ऐसा क्यों शो करता है, पहले एक बार हम फ्रैंकल डिफेक्ट को देख लें, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ये क्यों रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड क्रिस्टल के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। फ्रैंकल डिफेक्ट में होगा क्या, जैसे ही हम अपने क्रिस्टल लैटिस को थोड़ा सा हीट करेंगे यानी जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा उस केस में यहाँ पे एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके ही इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्रिस्टल लैटिस से लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे जाने से जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसे ही हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। सेम वही है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसे ही, जहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे यानी वॉइड पे जाकर के अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस केस में अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्रिस्टल लैटिस से बाहर तो जा नहीं रहा है, तो इस केस में भी जो हमारी डेंसिटी होगी वो डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होगी, यानी डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो इस केस में हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे वैकेंसी का जनरेशन हो गया है और इस वैकेंसी के जनरेट होने के कारण ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस वैकेंसी को कवर करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, यानी ये भी चाहेगा वो इस वैकेंसी को ले ले, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी इस वैकेंसी को लेना चाहेगा। तो इस तरीके से थ्रू आउट क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस वैकेंसी के मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्रिस्टल लैटिस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रैंकल डिफेक्ट हमें देखने को किस में मिलेगा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को देखने के लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है क्योंकि हमारा जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इंटरस्टिशियल साइड को केवल वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर सकते हैं जिनकी साइज छोटी होती है। तो इस केस में साइज ऑफ एनायन ये मच ग्रेटर देन होगा साइज ऑफ कैटायन के। मीन्स एनायन की जो साइज होगी वो कैटायन की साइज से बहुत बड़ी होगी। जब कैटायन की साइज छोटी होगी उसी कंडीशन में वो इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, अब किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर हमें एनायन की साइज बड़ी और कैटायन की साइज छोटी मिलेगी। हमें अगर हम देखें तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे प्रेजेंट कैटायन की साइज छोटी है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे यानी एनायन से ये साइज अगर छोटी होगी तो कम एनायन क्या करेंगे, इस कैटायन को कवर कर पाएंगे। तो इस केस में जो
हमारे क्रिस्टल लैटिस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी ये लो होगी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर हमें दो चीजें रिजल्ट मिलेंगी। पहला तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का जनरेशन हो रहा है और जो हमारा केटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है और इस वैकेंसी के जनरेट हो जाने के कारण जो कंडक्टिविटी होगी क्रिस्टल लैटिस की वो इंक्रीज हो जाएगी। कंडीशंस क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट के शो होने के? सबसे पहले तो एनायन की जो साइज है वो मच ग्रेटर देन होना चाहिए साइज ऑफ केटायन के। और नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे किस टाइप के डिफेक्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा? वो वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है या बोथ है? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज वगैरह में तो इस केस में आपको बोथ पे टिक करना होगा। मीन्स क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा केटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है और यहाँ पे वैकेंसी का भी जनरेशन हो रहा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर हमें दोनों टाइप के बोल सकते हैं कंडीशन देखने को मिलते हैं। पहला वैकेंसी का जनरेशन होना और दूसरा इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करना। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर हमारे दोनों टाइप के डिफेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी यहाँ पे कंसीडर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिल्वर सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सिल्वर जिसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। एक एग्जांपल हमने पहले ही ले लिया है यहाँ पे जिंक सल्फाइड। हमने ये चीज यहाँ पे देखी है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो करता है और साथ में जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये शॉर्टके डिफेक्ट को भी शो करता है। होता क्या है इस केस में, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट को शो होने के लिए जो कंडीशंस है वो है साइज ऑफ एनायन ये ज्यादा होना चाहिए साइज ऑफ केटायन के और कोऑर्डिनेशन नंबर लो होनी चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड की कोऑर्डिनेशन नंबर तो लो होती है बट सिल्वर और ब्रोमीन की जो साइज होती है वो कंपेरेबल होती है यानी ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है। इनकी साइज के इक्वल होने के कारण ही जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करता है।